नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वन डायमेंशन चल रहा था और उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं त्वरण पर, यानी कि एक्सेलरेशन पर, त्वरण क्या होता है उस चीज़ पे बात करेंगे। अभी तक इससे पहले हमने दूरी पे बात की थी, विस्थापन पे बात की थी, हमने चाल पे बात की थी, वेग पे बात की थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं त्वरण के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज 4th सीरीज़ है इसी की, और त्वरण के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं आज, त्वरण, एक्सेलरेशन ए से लिखते हैं। देखो, त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु पर अपने बल आरोपित करते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होने लग जाता है, और जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसके वेग में परिवर्तन की दर, एकांक समय में उसका जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग उसका v हो जाता है, और ये घटना जो है वो t समय में होती है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन है, अगर वेग में परिवर्तन देखा जाए तो वो हो गया डेल्टा v। ठीक है, v2 v माइनस u, और इसमें जो लगा हुआ समय है वो कितना हो गया है t, और मैं जानता हूं कि t या डेल्टा t समय में जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा v हुआ है। लेकिन मुझे ये पता करना है कि एकांक समय में कितना परिवर्तन होता है, उसे हम त्वरण कहते हैं। इसलिए यदि त्वरण को डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, ध्यान रखना मैं चाल नहीं बोल रहा, मैं वेग बोल रहा हूं। वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे सिंबल दिया जाएगा ए बराबर हो जाएगा अपने पास डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो ये मेरे पास त्वरण का मान आ गया। ठीक है, त्वरण के मान यानी कि वेग में परिवर्तन, और वेग एक सदिश राशि है, इसलिए चाहे तो दिशा परिवर्तन हो तो भी वेग बदला माना जाएगा, और वेग बदलेगा तो त्वरण आएगा। चाहे परिमाण परिवर्तन हो तो भी त्वरण माना जाएगा। चाहे वेग और परिमाण, वेग के अंदर परिमाण और उसकी दिशा दोनों बदल रहे हो तो भी त्वरण माना जाएगा। तो त्वरण कब आएगा? जब बाह्य बल के कारण किसी वस्तु के वेग के परिमाण में या दिशा में या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो उस कारण जो उस राशि में जो परिवर्तन है वो त्वरण कहलाता है। तो ये मेरे पास त्वरण आ गया। त्वरण बराबर होगा वेग में जो परिवर्तन बटे में समय। ठीक है, इसे मैं अल्प परिवर्तन के रूप में ऐसे भी लिखा जाता है। यदि बहुत छोटा परिवर्तन होता है तो ये लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t। ठीक है, या इसे लिखा जा सकता है a बराबर dv बाय dt। तो ये भी मेरे पास त्वरण का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, a बराबर dv बाई dt, और त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये अपने पास त्वरण का मान आ गया है। हाँ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ v बराबर dr बाई dt, यानी कि विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर a बराबर लिखा जा सकता है d बाई dt ऑफ v की जगह लिखा जा सकता है dr बाई dt। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a बराबर d2r बाय dt स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास त्वरण का फॉर्मूला आ जाता है। यदि वेग का एक बार अवकलन किया जाए तो त्वरण प्राप्त होता है, यदि विस्थापन का 2 बार अवकलन किया जाए तो भी मुझे त्वरण प्राप्त होता है। तो हम इस फॉर्मूले से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो त्वरण अपने पास आ गया है। ठीक है, त्वरण आने के बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये देखिए,
यहाँ पर हमने वापस उस डेफिनेशन की बात करते हैं। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। परिवर्तन की दर यानी कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। तो ये त्वरण आ गया है। और त्वरण का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, ए बराबर फॉर्मूला आ जाता है या तो dv बाय dt, ठीक है, या ए बराबर ये भी लिखा जा सकता है d2r बाय dt स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। यदि मुझे त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण के सारे मात्रक हैं, ठीक है। त्वरण के मात्रक आने के बाद यदि इसकी डायमेंशन की बात की जाए, विमा की बात की जाए, तो इसकी विमा होती है m0। देखो मीटर सेंटीमीटर फुट यानी कि लेंथ है इसमें L1 और t -2, तो ये मेरे पास इसकी विमा आ गई है m0 L1 t -2। विमा आने के बाद यदि मुझसे पूछा जाए राशि कैसी है, तो राशि जो सदिश है, और जो सदिश राशि है इसका मतलब ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो त्वरण जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और त्वरण जो है वो जीरो भी हो सकता है। ये सदिश राशि है त्वरण के बारे में। अब रही बात, अगर ये सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा किधर है? इसकी दिशा जो है, ध्यान से देखिए, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है, न कि वेग की दिशा में। वेग की दिशा में त्वरण होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर वेग की दिशा में भी हो सकता है, लंबवत हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वेग में परिवर्तन कौन सी दिशा में हो रहा है। मैं कह रहा हूं वेग की दिशा में त्वरण नहीं है, वेग में परिवर्तन की दिशा में त्वरण है, इसलिए त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। तो ये मेरे पास त्वरण आ गया है, ठीक है। त्वरण जब अपने सरल रेखा की बात करते हैं त्वरण आता है, बल लगता है, लेकिन कई बार आप जब अपने गुरुत्वीय बलों के बारे में बात करते हैं तो वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तब भी यही फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। तब उसको अपने गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर अपने पृथ्वी के लिए है तो हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। तो ये हमारे पास त्वरण के बारे में कुछ मान आगे बढ़ते हैं। वेग में परिवर्तन के प्रकार, कहता वेग में परिवर्तन कितने प्रकार से होगा, क्योंकि त्वरण निर्भर करता है वेग में परिवर्तन पर। जितने प्रकार से वेग में परिवर्तन होगा उतने ही प्रकार से त्वरण आएगा, ठीक है। और वेग में परिवर्तन की बात की जाए तो वेग में परिवर्तन के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, या तो दिशा परिवर्तन होगा या परिमाण परिवर्तन होगा, या दोनों परिवर्तन होगा, ठीक है। अब अगर दिशा परिवर्तन होगा तो भी वेग बदलेगा, क्योंकि वेग सदिश राशि है, और दिशा परिवर्तन होगा तो भी वेग बदलेगा, तो भी त्वरण आएगा। अगर परिमाण बदलेगा तो भी त्वरण आएगा, दोनों बदलोगे तो आना ही है, ठीक है। हम इन दोनों की ही बात करके चलते हैं। सबसे पहले अगर अपने से कहता है दिशा परिवर्तन, तो अगर दिशा परिवर्तन होता है तो त्वरण कैसे होता है? देखिए, दिशा परिवर्तन में एक वस्तु ये मान के चलो सर्कुलर मोशन पे, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, और अभी ये मान के चलो कि वस्तु यहाँ है इस जगह पर, और यहाँ पर उसकी वेग v है और उसकी चाल भी v है। यहाँ आते आते उसकी चाल अभी भी v है, चाल, मैं चाल बोल रहा हूँ, लेकिन वेग v नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिशा परिवर्तन हो गया है। दिशा परिवर्तन होने के कारण इसको कहा जाता है एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति है ये। इसमें चाल नियत है लेकिन वेग में परिवर्तन हो गया है, और वेग में परिवर्तन हो गया इसका मतलब इसमें त्वरण आएगा।
और इसमें जो त्वरण आएगा, सबसे पहले तो अगर वेग में परिवर्तन देखा जाए तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी। आपको ये एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना हो गया। डेल्टा वी का फॉर्मूला पता किया जाता है 2v साइन थीटा बाय 2 से, और वेग में परिवर्तन आ गया है तो आपके पास त्वरण भी आ जाएगा। त्वरण बराबर होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि वहाँ पर मान क्या आएगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति में आपने देखा कि दिशा परिवर्तन के कारण जो है त्वरण आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें चाल नहीं बदली है, इसमें वेग बदला है जो कि दिशा परिवर्तन के कारण बदलेगा, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ लिखी थी। तो ये क्या कह रहा है कि केवल वेग की दिशा जब त्वरण वेग के लंबवत होता है। अब अपने बात करते हैं, त्वरण वेग के लंबवत होता है जब कोई वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है कोई वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर वेग कौन सी दिशा में है, ये वाला, लेकिन त्वरण वृत्तीय पथ पर सदैव केंद्र की ओर रहता है, सदैव केंद्र की ओर रहता है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहता है। यानी कि अगर वृत्तीय पथ है तो यहाँ पर A इज परपेंडिकुलर टू V, यहाँ वेग के जो त्वरण है वो लंबवत रहता है कौन सी जगह पर, वृत्तीय गति पर, ठीक है। वृत्तीय गति पर ये लंबवत रहता है। तो ये बात हुई अपने पास। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल यहाँ भी एक समान वृत्तीय गति लिख रखा है। दूसरी बात, जब केवल परिमाण परिवर्तित होता है, जब केवल परिमाण परिवर्तित होगा उसकी बात करते हैं। तो जब परिमाण परिवर्तित होगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक वस्तु A से है और यहाँ पर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर उसका जो वेग है u है, यहाँ पर v हो गया है, बल लग गया है, बल के कारण उसके वेग में देखो डायरेक्शन कोई नहीं, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, दिशा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिमाण u से v हो गया है। तो यहाँ पर भी त्वरण a बराबर आएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t, लेकिन यहाँ पर परिमाण परिवर्तित हुआ है। यदि यहाँ त्वरण की बात की जाए तो त्वरण जो है वो वेग की दिशा में आया है, वेग की दिशा में, और यहाँ पर त्वरण है। यदि यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण है तो वेग में कमी हो जाएगी, ये v वेग हो गया, ये u वेग हो गया, ठीक है। वस्तु इस तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन बल जो है वो विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर -a जिसे अपने मंदन कह सकते हैं, तो यहाँ भी आएगा जो है a बराबर डेल्टा v बाय डेल्टा टी, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर जो है वेग के विपरीत आएगा, यानी कि त्वरण यहाँ परिमाण परिवर्तन के कारण हो रहा है। और त्वरण की दिशा जो है अगर देखा जाए तो समांतर भी हो सकती है, किसके, वेग के, व और क्या हो सकता है, प्रति समांतर, प्रति समांतर भी हो सकता है, किसके, वेग के। यहाँ दोनों ही पॉसिबल है, समांतर और प्रति समांतर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ A जो है वो समांतर है किसके, वेग के। तो यानी कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दिशा पर निर्भर करता है। त्वरण का मान वेग की दिशा में भी हो सकता है, त्वरण की दिशा वेग के लंबवत भी हो सकती है, और किसी भी एंगल पर हो सकती है। तो अब हम वापस बात करते हैं। तो हमने कहा प्रति समांतर होते गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु, जब कोई वस्तु ऊपर से सीधी नीचे गिर रही है, सीधी नीचे गिर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो सरल रेखा पर चल रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे आ रही है। स्ट्रेट लाइन पे जब आएगी एकदम, तो उसके सिर्फ और सिर्फ परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, और परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तो ये अपने पास उस वेग जो त्वरण है समांतर अथवा प्रति समांतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है परिमाण व दिशा दोनों बदल रहे हों, ठीक है। जब परिमाण व दिशा दोनों बदल रहे हों तब क्या होगा, तब त्वरण की दिशा जो है, जैसे अगर मैं बात करूं एक परिवर्तित वृत्तीय गति, परिवर्तित वृत्तीय गति के अंदर ये रहा
यहाँ पर किसी वस्तु का जो वेग है u है, कुछ समय बाद यहाँ जाते जाते इसका वेग हो गया v। तो यहाँ दो चीज़ें बदल रही है, ठीक है। एक परिमाण परिवर्तन है और दूसरा क्या है, दिशा परिवर्तन है। दोनों ही है, परिमाण भी परिवर्तन है, दिशा भी परिवर्तन है, दोनों है। इसमें जो त्वरण की दिशा होती है वो जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर सर्कुलर मोशन है तो ये देखिए परिवर्तित चाल के लिए एक त्वरण इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है, स्पर्शरेखीय। ये त्वरण जो है परिमाण में परिवर्तन के कारण आएगा और दूसरा त्वरण जो आएगा वो ए आर, अगर देखा जाए तो ये दिशा में परिवर्तन के कारण आएगा। अब यहाँ पर दो त्वरण है तो परिणामी त्वरण ये आ गया है, ये रहा परिणामी त्वरण इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है। एक परिमाण भी है यानी कि दोनों है। तो इस कंडीशन पर थीटा जो है, इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना हो सकता है, थीटा जो है 90 से लेकर 0 के बीच में है, ठीक है। और ऋणात्मक हुआ तो 90 से बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, 0 और 180 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से मैं त्वरण का मान पता कर सकता हूँ। त्वरण वेग के लंबवत भी हो सकता है, उसकी दिशा में भी हो सकता है और उन दोनों के बीच में भी कहीं वेरी कर सकता है। तो ये सारा का सारा मामला अपने त्वरण के बारे में पढ़ लिया था कि त्वरण क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने बात आगे औसत त्वरण की। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि औसत त्वरण। त्वरण धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। अभी मैंने कहा कि त्वरण एक सदिश राशि है और जो सदिश राशि होती है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो ये अपने पास कौन सी राशि आ गई है, सदिश राशि आ गई है, ठीक है। इसलिए धनात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक त्वरण का मतलब होता है वेग में वृद्धि हो रही है, एक समय के साथ वेग में बढ़ रहा है। शून्य त्वरण का मतलब होता है वेग एक समान है जब त्वरण ही नहीं है। शून्य त्वरण का मतलब त्वरण नहीं है, और जब त्वरण नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। और वस्तु का जो वेग है वो नियत है। जो ऋणात्मक त्वरण यानी कि मंदन का अर्थ है कि वेग में समय के साथ लगातार कमी होती जा रही है। तो इस प्रकार से हम औसत त्वरण के बारे में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर हमें किसी और जगह भी पूछा जाए कि औसत त्वरण क्या है, तो औसत त्वरण के बारे में पता करने के लिए मान लो एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है, वो पहले t1 समय तक a1 त्वरण से गतिमान है, फिर वो t2 समय तक a2 त्वरण से गतिमान है। और मुझे पूछा गया कि इस पूरी घटना में औसत त्वरण क्या होगा, तो औसत त्वरण का फॉर्मूला रहेगा a बराबर जो है a1 t1, हालांकि ये v1 है, v1 प्लस v2 बटे t1 प्लस t2 है, ठीक है, प्लस a2 t2 बटे में t1 प्लस t2। औसत त्वरण के बारे में पता किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ त्वरण की जगह यहाँ मंदन है तो फिर मंदन के हिसाब से फॉर्मूला ले लोगे, यहाँ a2 की जगह -a2 आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। तो ये औसत त्वरण है। यदि कोई वाहन, ठीक है, t1 समय तक a1 त्वरण से चलता है, t2 समय तक a2 त्वरण से चलता है, तो इस प्रकार यदि उसका औसत त्वरण पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। औसत त्वरण के बाद कई बार इसका एक और भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। औसत त्वरण के बाद देखना, अपने से कहा जाता है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है m1 है और आपने इसके ऊपर F बल लगाया है और इसमें उत्पन्न जो त्वरण है वो कितना है, a1 आता है। इसी प्रकार एक और वस्तु है, उस पर भी आपने वही बल, यानी कि इसमें देखा जाए तो बल समान लगाना है,
यदि बल समान लगाया जाता है, देखो द्रव्यमान तो अलग है ना, द्रव्यमान अलग है, तो इसमें जो त्वरण आएगा वो A2 आ गया। अब वो कहता है कि यदि द्रव्यमान जोड़ दिए जाए, अगर द्रव्यमान जोड़ दिए जाए तब इनमें त्वरण कितना आएगा। तो ये दोनों ब्लॉक मैंने एक साथ ले लिए हैं। पहला m1 द्रव्यमान का है, m2 द्रव्यमान का है, और वही बल, ठीक है, बल वही है, बल वही है। तो इसमें उत्पन्न त्वरण क्या आएगा, A। और यदि इस त्वरण के बारे में पूछा जाए तो A बराबर होगा A1 A2 बटे में A1 प्लस A2। इस फॉर्मूले से इन दोनों के बारे में पता किया जा सकता है कि इन दोनों का अब त्वरण क्या होगा। वो आपको इंडिविजुअल अलग अलग त्वरण देगा, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा दोनों ब्लॉक को जोड़ने के बाद इनके ऊपर कितना त्वरण आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एक वस्तु जो है वो A बिंदु से शुरू होती है और B बिंदु तक जाती है, ठीक है, और इसमें त्वरण जो है A है, एक समान त्वरण लगाया है, ठीक है। और इसमें कहता है प्रारंभिक वेग जो है v1 है और अंतिम वेग v2 है, ठीक है। और यहां पर एक बिंदु लिया है v, मध्य में वेग पूछ लेता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में ये कहता है कि एक वस्तु पर एक समान त्वरण है, ठीक है, और एक समान त्वरण लगाने के बाद वस्तु जब गतिमान होती है, प्रारंभिक बिंदु पर वेग ये था, अंतिम बिंदु पर वेग ये था, तो बीच में कैसा होता है, त्वरण नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर बात करूँ तो गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है, गुरुत्वीय बलों की बात करूं तो गुरुत्वीय बलों के जब कोई वस्तु गिरती है तो उसमें त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। उसमें अपने को प्रारंभिक बिंदु पर वेग दे दिया, अंतिम बिंदु पर वेग दे दिया, और कहा जाए कि इस पथ को जो तय किया गया पथ है उसके बीच में वेग कितना था। अगर बीच में वेग पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उसके मान पता कर सकते हो, ठीक है। कौन सा आएगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस अंतिम वेग का वर्ग बटे में 2। इस फॉर्मूले से हम मान पता कर सकते हैं कि उसका जो है वेग मध्य में कितना आएगा। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें ग्राफ चाहिए, स्थिति और समय के मध्य का ग्राफ चाहिए, स्थिति और समय के बीच का ग्राफ क्या आएगा। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करनी है। स्थिति और ग्राफ के लिए हम ये देखिए, मैंने इसके बीच में ग्राफ खींचता हूँ, ये देखिए, इस तरफ मैं ले लेता हूँ स्थिति, यानी कि R ले लेता हूँ इस तरफ, और इधर ले लेता हूँ मैं समय, यानी कि T ले लेता हूँ। इन दोनों के ग्राफ के बारे में मान लो, सपोज करो कि इन दोनों के बीच में ये ग्राफ आ गया है और ये इसकी आ गई है थीटा, ठीक है। और थीटा की बारे में बात की जाए तो इसका स्लोप जो है वो ढाल है, थीटा है। ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए हम एक काम करते हैं, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो स्थिति में समय के साथ परिवर्तन देखा जाए तो परिवर्तन निकालेंगे tan थीटा बराबर, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा R बाय डेल्टा T। लेकिन हम जानते हैं जो V बराबर होता है डेल्टा R बाय डेल्टा T, ठीक है। इसलिए जो tan थीटा बराबर क्या आएगा, V। तो क्या मतलब, हमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्थिति और समय के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसकी ढाल किसको प्रदर्शित करती है। उसकी जो ढाल होती है वो वेग को प्रदर्शित करती है। तो हम बात कर सकते हैं कि स्थिति व समय के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढाल वेग को
प्रदर्शित करती है। ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि स्थिति व समय के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करती है, तो वो हमेशा वेग को प्रदर्शित करती है। तो हमने स्थिति और समय के मध्य ग्राफ खींचा और उसकी ढाल देखी है, ठीक है। और अब हम सारे ही ग्राफ इसी ढाल के आधार पर ही पता करेंगे कि कितना क्या है, ठीक है। जैसे बात करें, जब थीटा बढ़ रहा होगा, आपने तो किसी भी ग्राफ की थीटा चेक करना है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, थीटा कम हो रहा है वेग कम हो रहा है, ठीक है। सारी बात किस पे डिपेंड करेगी? आपकी थीटा पर। जैसे मुझे उसने एक ग्राफ दिया, ये देखो, ये इधर मुझे आर दे दिया, विस्थापन दे दिया, और इधर मुझे समय दे दिया। एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा। ये एंगल कितना है? θ1 है, और ये सारा एंगल इतना इतना, ठीक है। ये एंगल कितना है? θ2 है, और मुझे ये वेग बोला गया है v1 और ये वेग बोला गया है v2, और मुझे पूछा गया है कि इन दोनों वेगों के अंदर ज़्यादा वेग कौन है, कम वेग कौन है, दोनों वेगों का अनुपात क्या इस टाइप से है। तो मैं जानता हूँ अगर v1 की बात की जाए तो v1 बराबर आ जाएगा tan θ1, v2 बराबर पता किया जाए तो वो आ जाएगा tan θ2, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ में पता करूं तो v1 बटे में v2 यदि मुझे अनुपात पूछा जाता है तो ये जानता हूं कि मैं tan θ1 बटे में जो है tan θ2 के बराबर होगा। यदि यहाँ वेगों का अनुपात पूछा जाता है, मान लो मेरे को पहला एंगल 30 डिग्री दे दिया है, दूसरा एंगल 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है, लेकिन एंगल किसके साथ बना रहे हैं? अपने समय के साथ, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि वेग कौन सा ज़्यादा है, तो मैं जानता हूँ कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसलिए tan θ2 is also greater than θ1 and v2 is greater than v1। तो मैं इससे पता कर सकता हूं कि कौन सा वेग ज़्यादा है और कौन सा वेग कम है। तो हम इस प्रकार से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैं दो वेगों के अंदर तुलना भी कर दी है, ठीक है। इसके ऊपर आपको बुक में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें वो एंगल दे देता है कि अगर तुलनात्मक रूप से बात कर लेता है तो हमें वेग और इनके स्थिति और समय के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं वो किसको प्रदर्शित करता है? वो वेग को प्रदर्शित करता है, और वो ढाल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हमें समझना है कि ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ बात की जाती है तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, अगर मैं इसको वापस एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये t समय है, और इस तरफ जो है मैं r लूँगा, r ले लिया, और ये जो है ग्राफ बना हुआ है। आप जानते हो ये दोनों रेखाएं जो हैं समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच में यहाँ इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो थीटा बराबर 0 है। थीटा बराबर 0 है, तो मुझसे यदि वेग पूछा जाए तो v बराबर आप जानते हैं कितना होता है? tan थीटा। v बराबर tan थीटा का मान आपने कितना बताया? 0 डिग्री। तो v बराबर 0, यानी कि इस पूरी घटना में आपका वेग कितना आ गया? 0 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ स्लोप जो ढाल थी वो थीटा 0 प्रदर्शित कर रही है, इसलिए समय के समांतर रेखा कण की विराम स्थिति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि जिस कण का वेग नहीं है इसका मतलब वो कण विराम अवस्था में है और उसके विराम को ये प्रदर्शित करती है। हो जाएगा यहाँ तक। तो ये पहला ग्राफ है, इस प्रकार से आया है, तो हम इसकी प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो किसको बता रहा है? उसकी विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ये ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? देखिए, ये ग्राफ अपने पास r है, ये इधर आपने समय ले रखा है, और अगर इस ग्राफ की बात की जाए तो आपने ग्राफ इस टाइप से बना रखा है, ठीक है। इधर r दे रखा है, इधर आपका समय है, और ये ग्राफ ऐसे है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और हम जानते हैं v बराबर tan थीटा होता है, और tan कितना दे रखा है? 90, और v बराबर आ गया इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत आ गया है, असंभव। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का वेग अनंत नहीं हो सकता है, ठीक है। हम तो जानते हैं प्रकाश का वेग हम सर्वाधिक मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, लेकिन अनंत तो किसी चीज़ का वेग हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि ये ग्राफ को डिफाइन करें तो ये क्या कहता है?
लंबवत रेखा प्रदर्शित करते कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, परंतु समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि समय पहले भी यहाँ है और समय अभी भी कहाँ है, यहाँ है। समय में स्थिति बढ़ गई है लेकिन समय में नहीं परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेग अनंत है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है। वेग अनंत किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताता है, देखिए अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर इसको मैं प्रदर्शित करता हूँ। ये r है, ये कितना है t है, और ये देखो एंगल है। यहाँ कोण कितना है, थीटा। प्रारंभिक समय पर, इस समय पर देखता हूँ तो एंगल अभी भी थीटा है, इस समय पर देखता हूँ तो एंगल अभी भी थीटा है। यानी कि प्रत्येक समय पर इसका जो थीटा है वो हर समय पर नियत है। ठीक है, समय के साथ जो कोण का मान है वो नियत है, इसलिए v बराबर tan थीटा होता है। जब थीटा नियत है इसका मतलब वेग का मान भी नियत है। ठीक है, और जब वेग नियत है इसका मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, a बराबर 0, यानी कि इस घटना में त्वरण नहीं है। ठीक है, त्वरण नहीं है, क्यों? क्योंकि वेग नियत है। तो ये मेरे पास यहाँ भी माना गया है कि ये ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, क्योंकि सारे ही कोण इसके समय के साथ नियत पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ग्राफ क्या करता है, ये ऐसे बना हुआ ग्राफ है। देखिए कई बार एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी टाइम ये भी देखा है कि ग्राफ पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बहुत इजी होते हैं, आपको ग्राफ देखना होता है और आपको टिक करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी वहीं पड़ा होता है और आंसर भी वहीं पड़ा होता है, बस आपको देखना होता है। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, टी दे रखा है और ये ग्राफ ऐसे दे रखा है। देखिए प्रारंभ मान लो को कितना है, θ1 है। यहाँ जाते जाते θ2 हो गया, यहाँ जाते जाते कोण कितना हो गया, θ3 हो गया। इस प्रकार यदि मैं देखता हूँ तो थीटा जो है बढ़ रहा है। ठीक है, किसके साथ, समय के साथ। समय के साथ थीटा का मान जो है बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो v बराबर अभी लिखा था tan थीटा। ठीक है, जब थीटा बढ़ेगा तो ये मान बढ़ेगा और ये मान बढ़ेगा तो v बढ़ रहा है। और जब वेग बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग बढ़ रहा है यानी कि वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, और वेग बढ़ रहा है यानी कि त्वरण है। a बराबर जो त्वरण है वो उपस्थित है। ठीक है, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव। तो त्वरण इसलिए उपस्थित है क्योंकि यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण तो आएगा ही आएगा। तो ये मेरे पास मान आ गया क्योंकि यहाँ कोण बढ़ रहा था। आगे चलते हैं। ये ग्राफ देखिए, क्या मतलब है इस ग्राफ का। ये ग्राफ के अंदर यहाँ r है, यहाँ मेरे को दे रखा है t, और ये ऐसे है। थोड़ा सा इस टाइप से समझना इसको। ये कोण कितना है, θ1, लेकिन कुछ समय बाद ये समय बढ़ गया, यहाँ कोण जाते जाते θ2, और कुछ समय बाद यहाँ कोण कितना हो गया, θ3। आप देखते जा रहे हो कोण लगातार छोटा होता जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा जो है घट रहा है। अगर थीटा घट रहा है तो v बराबर अपने tan थीटा, तो v जो है कम हो रहा है। पहली बात तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये तो जाहिर है। नंबर 2 बात, वेग में कमी हो रही है, और जब वेग में कमी होती है तो उसे a जो है मंदन है। मंदन का मतलब वेग में कमी यानी कि नेगेटिव त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है। तो ये ग्राफ हमें प्रदर्शित करता है। ग्राफ से हम बहुत सारी चीज़ें देख के पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सरल रेखा है, और सरल रेखा होने का मतलब यह है जब थीटा का मान इसमें भी नियत है। थीटा का मान नियत है तो v बराबर क्या आएगा, tan थीटा। तो फिर वेग भी क्या है, नियत है। लेकिन थीटा नियत होने के साथ साथ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है।
थीटा नियत जरूर है, ये देखिए, ठीक है, ये थीटा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर इसकी बात की जाए तो थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, और थीटा 90 डिग्री ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन पर जो वेग के मान हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे, और वेग के मान जो है नेगेटिव है, इसका मतलब जो है पहली बात तो ए 0 है, त्वरण या मंदन नहीं है, लेकिन वेग ऋणात्मक है। वेग ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति मूल बिंदु से दूर नहीं जा रहा, बल्कि दूर से वापस मूल बिंदु की ओर आ रहा है, वापस मूल बिंदु की ओर आ रहा है। ये देखिए क्या करता है, कण निर्देश बिंदु की ओर लौट रहा है, यानी कि ऋणात्मक विस्थापन है, वो मूल बिंदु की ओर आता जा रहा है। ये ग्राफ हमें यह प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये ग्राफ क्या कह रहा है। देखिए, अगर किसी निर्देश तंत्र में बात करें तो किसी कण की स्थिति जो है +4 सेंटीमीटर पर है और -4 सेंटीमीटर पर है, तो इसका मतलब हो गया कि एक निर्देश तंत्र के x अक्ष पे मान ले +4 सेंटीमीटर पे है और एक -4 सेंटीमीटर पे है, तो दोनों के बीच का 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब +4 सेंटीमीटर और -4 सेंटीमीटर दोनों स्थितियां एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं इस वक्त दिल्ली में उपस्थित हूं, लेकिन इसी वक्त मैं चंडीगढ़ में भी उपस्थित हूं, तो संभव नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर दिल्ली और चंडीगढ़ दो जगह उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि एक समय पर व्यक्ति की दो स्थितियां संभव नहीं है। यही इस ग्राफ में है। तो इस ग्राफ में देखिए क्या सिस्टम है। इस ग्राफ में अगर मैं देखा जाए तो मैं यहाँ इस ग्राफ को दोबारा आपको स्थिति समझाता हूँ कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये मूल बिंदु है। इधर मैं r दूरी ले लेता हूँ, प्लस में आएगी, और इधर r दूरी ले लेता हूँ, माइनस में आएगी, क्योंकि ये मूल बिंदु है। और इधर जो है समय, कहता इस समय पर आप कहाँ हो। इस समय पर मैं यहाँ हूँ, इस बिंदु को टच करते हुए इस जगह पर, ठीक है। और इसी समय मैं कहाँ हूँ, कहता ये भी तो है, ये भी मेरी स्थिति है, ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु। मैं टी समय पर मेरी दो स्थितियां शो हो रही हैं, कौन सी, ए और बी, जो कि संभव नहीं है। मैं एक ही समय पर दो स्थितियों पर उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ गलत है। इसका स्टेटमेंट पढ़िए कि किसी एक क्षण पर कण की दो स्थितियां संभव नहीं हो सकती, तो ये कण की दो स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ असंभव है। चलिए, ये ग्राफ क्या बताता है। यह ग्राफ अपने को प्रदर्शित ये करता है कि कण पहले, ये मूल बिंदु है, ये है, तो पहले वो मूल बिंदु की ओर आ रहा है, फिर मूल बिंदु से दूर जा रहा है। तो पहले वो मूल बिंदु से पास आया है और फिर वो मूल बिंदु से दूर जा रहा है। लेकिन इसमें देखो समय लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले विस्थापन कम हुआ है, फिर विस्थापन बढ़ा है, इसलिए वह मूल बिंदु की ओर आया है और फिर मूल बिंदु से दूर चला गया है, ठीक है। और इस स्थिति पर वो मूल बिंदु के ऊपर था, ठीक है। इसमें उसका विस्थापन जो है वो 0 होने के बाद वापस बढ़ गया है। तो ये मेरे पास कुछ मान आ गए हैं। तो मैंने ग्राफ खींचे थे, स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचे थे। स्थिति और समय के बीच जब मैं ग्राफ खींचता हूं तो उन दोनों के बीच जो बनने वाला ग्राफ है वो मेरे को किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, अपने को ये चीज़ बता दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ये कहा जाए स्थिति और समय के बीच ग्राफ नहीं लेने, मुझे कहा जाए कि वेग व समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए। किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है आपको, वेग व समय के बीच में। तो एक ग्राफ मैंने ये ले लिया, यहां मैंने वेग प्रदर्शित कर लिया, यहां पर मैंने समय प्रदर्शित कर लिया, और ये मान लो इसके अंदर एक ग्राफ बना हुआ है और ये एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है। तो
अगर देखा जाए तो इस ग्राफ की मुझे ढाल ज्ञात करनी है, तो आप जानते हैं ढाल tan थीटा बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, लंब बटे अदर। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा v बटे में डेल्टा t, यानी कि tan थीटा बराबर आ जाएगा a। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वेग व समय के मध्य ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण को प्रदर्शित करती है। ये याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये सीधा ही पूछा जाता है कि वेग व समय के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करती है? वेग और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ की ढाल जो है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो ये मेरे पास मान आ गया है, इसका किस प्रकार से अपने बात किया जा सकता है। यदि इसके अंदर देखो, अब अगर मैं छोटे छोटे ग्राफ लेके चलता हूँ, ये देखिए, यहाँ मैं वेग ले लिया, यहाँ मैंने समय ले लिया, तो यहाँ पर थीटा है। तो आपके सामने थीटा जो है हर स्थिति पर नियत है, ठीक है। ए बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो थीटा नियत है, ए जो है त्वरण है वो कैसा है? नियत है। अगर मैं इसी ग्राफ को इस टाइप से बना लेता हूँ, v और यहाँ पर t, और यदि ये ग्राफ ऐसे हो तो आपके सामने ये जो कोण थीटा है, थीटा बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो त्वरण a बराबर जो था आपके पास tan थीटा था, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा का मान बढ़ेगा। तो a जो है त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और त्वरण का मान जो लगातार बढ़ रहा है, इससे अपने त्वरण जो है वो बल है, इसका मतलब उस वस्तु पर लगने वाला बल का मान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि F बराबर ma, F बढ़ेगा तो a बढ़ेगा। इसी प्रकार यदि मैं इस ग्राफ में बात करता हूं कि यहाँ पर मैंने लिया है v और यहाँ लिया है मैंने t, और यदि मैं इस टाइप से इस ग्राफ को बनाता हूं तो थीटा यहाँ देखो लगातार, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, ये थीटा के मान लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहा है। तो फिर a बराबर क्या आएगा? tan थीटा। और a जब tan थीटा कम होगा तो त्वरण की जगह यहाँ भी जो त्वरण है उसके मान में कमी आ रही है, तो ये लगातार कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं सारे के सारे मान पता कर सकता हूँ कि क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करी है त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होता है, किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ठीक है। औसत त्वरण क्या होता है, ठीक है। और वेग के बारे में पता किया कि स्थिति और समय के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो वो वेग को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हमने वेग व समय के बीच ग्राफ खींचने को पड़ा तो हमें पता लगा उसकी ढाल जो है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। वेग व त्वरण ढाल पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं, ये हमने विभिन्न ग्राफ द्वारा इसको समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज का भाग था। हम अगली इसी वन डायमेंशन की अगली सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि गति की समीकरणें क्या होती हैं। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल है कर डालिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिजिक्स का एक ही फंडा है, फिजिक्स पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है सब्जेक्ट में उतनी ही अच्छी पकड़ होती है, ठीक है। अगली सीरीज तक के लिए जय हिंद।